नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। जम्मू कश्मीर चुनावों का जब ऐलान हुआ तब हर किसी के मन में ये डर था कि पता नहीं कहां पर आतंकी वारदात हो जाएगी, पता नहीं कहां पर बम और गोलियों की गूंज सुनाई देगी। तीनों चरण अब पूरे हो चुके हैं, ना तो कहीं पर बम चले ना कहीं गोली चली। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ऐसी कि आतंकियों की एक भी नहीं चली। सुरक्षित माहौल में भारी तादाद में लोग घर से निकले, तीनों चरणों में बम पर मतदान किया और ऐसा मतदान जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। न कहीं पर पत्थर चले, न चुनाव बहिष्कार की कोई खबर आई और जम्मू कश्मीर में बदले हालात और जीती जमहूरियत। क्या कश्मीर कहता है, क्या जम्मू कश्मीर में भी अब जमहूरियत की ताकत पहचान ली गई है? और यही वजह रही है कि जमात इस्लामी जैसे अलगाववादी संगठन भी बुलेट छोड़कर बैलेट पर भरोसा करने लगे। दशकों तक जम्मू कश्मीर में हिंसा और बवाल ने माहौल को खराब कर रखा था और ऊपर से पाकिस्तान की आतंक परस्त हरकतों ने जन्नत को खौफ के साए में रखा। ऐसा नहीं है कि नए कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमले नहीं किए। कई आतंकी वारदातें तो अब हाल ही में हुई हैं, जिनका भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जवाब भी दे दिया है। चुनाव से ठीक पहले लगभग हर महीने आतंकी वारदातों ने मन में एक दहशत पैदा कर दी थी। हम यही सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में आखिर शांतिपूर्ण चुनाव कैसे होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिखा दिया कि मन में अगर जमहूरियत को जिंदा रखने का जज्बा हो तो जीत तय होती है। और कुछ ऐसा ही जज्बा और जुनून दिखा 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर, यानी कि तीनों ही चरणों में जब बम्पर मतदान करते हुए आवाम ने अलगाववादियों और आतंकियों को करारा तमाचा मारा। बटन दबाकर ट्रिगर दबाने वालों को धूल चटा दी है। 8 अक्टूबर को सरकार किसी की भी बने, लेकिन जीत जमहूरियत की होगी, फतह कश्मीरियत की होगी। और आज दहाड़ में इसी बदले जम्मू कश्मीर पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ वोटर्स और सियासी हस्तियों के बयान आपको सुनवा दें। आपने वोट डाल लिया? हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको 10 साल के बाद चुनाव? बहुत अच्छा लगा। कुछ और लोग भी हमारे साथ, महिलाएं हैं। आप वोट कास्ट करने आई हैं? हाँ जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए, तो डर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता। खुश है? खुश है, बहुत खुश है। मतलब भय मुक्त होकर के आप लोग हाँ, और क्या। प्रशासन की जो तैयारी है वो पुख्ता है? हाँ, अच्छी है। इस सिलेक्शन में जम्मू के लोगों को बड़े राइट्स मिले। यहाँ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी 70 सालों के बाद पहली बार वोट डालने हैं। वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज फर्स्ट टाइमर वोटर मारने, तो ये लोगों में एक उत्साह बड़ा देखने में मिल रहा है। और लोगों से यही अपील है कि वो बाहर निकलें, अपना वोट कास्ट करें। और ये डेमोक्रेसी का एक फेस्टिवल है, इसमें हर मतदाता को अपना वोट कास्ट करना चाहिए। सर, मैं वाल्मीकि समाज को बिलोंग करता हूँ जी। हाँ, मैं 45 एज है मेरी। मैं फर्स्ट टाइम असेंबली का वोट कर रहा हूँ। लोकसभा में तो करते हैं, लेकिन असेंबली से हमें पिछले 7 दशकों से दूर रखा गया है, जिसका बड़ा अफसोस था। और एक समाज अपने आप को बड़ा हीन भावना से ग्रस्त पा रहा था। लेकिन 2019 के बाद जो एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद हमारे समाज के लिए तरक्की के रास्ते खुले। नहीं, सबसे पहले तो आपको इस बात की सराहना करनी होगी कि पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है 30-35 वर्ष के बाद, ना कोई पाकिस्तान से इस्लामाबाद से हड़ताल की कॉल हुई, ना कोई यहाँ से किसी अलगाववादी दल ने बाइकॉट की कॉल दी, और ना ही 8-10% मतदान हुआ जैसे पहले हुआ करता था। आप देखिए, चुनाव के दौरान कोई अलगाववादी नारा नहीं लगा। इसका मतलब तभी मैंने कहा कि सही माने में जम्मू कश्मीर का लोकतंत्र भारत की मुख्य धारा के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले कश्मीर में देखिए तो 4%, 5%, 6% लोग वहां पर वोट डाला करते थे। कुछ जो हुर्रियत और जैसे जमात जैसे संगठन हैं, वो खुद बाइकआउट करवाते थे और 2000 वोट लेकर के, 5000 वोट लेकर के MP MLA बना करते थे। लेकिन आज के कश्मीर में जिस प्रकार से एक परसेंटेज बढ़ी है, तो स्वाभाविक बात है कि इससे जाहिर होता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास किया है। जम्मू में भी अधिकांश लोग यहाँ पर वोट डालेंगे और हमें विश्वास है कि 70%, 80% के बीच में यहाँ पर पोलिंग होगी। तो मैं समझता हूँ वहाँ ड्रग्स की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, वो सब तो अपनी जगह जम्मू में। कुछ अधिकार भी जो छीने, बाहरी लोगों के जो जिस तरह के एक प्रवेश की कोशिश हो रही है, तो जम्मू गुस्से में है। और आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का जम्मू रीजन में सफाया हो जाएगा। धोखा किया, विश्वासघात किया और कम से कम मान मर्दन किया कि स्टेट हुड जो छीनी है उसके लिए जनता माफ नहीं कर रही है। तो आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल आज यही है कि जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान का श्रेय किसे जाता है? बम्पर मतदान कर जनता ने आखिर क्या संदेश दे दिया है?
मतदाताओं ने बुलेट को बैलेट से हरा दिया है। अलगाववाद और आतंकवाद पर लोकतंत्र भारी पड़ा है और जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को पंचर कर दिया है क्या? हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया आलमी अब से थोड़ी ही देर बाद जुड़ जाएंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा इस वक्त हमारे साथ अब से थोड़ी ही देर में ज्वाइन इन करेंगे। सोहित शर्मा है पीडीपी के प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। काजी इमरान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद विपिन शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता का मुझे टीम कंफर्म करेगी। दीपक झा हमारे साथ हैं, अभी जुड़ चुके हैं या नहीं जुड़े? ठीक है, अभी दीपक जी हमारे साथ और शाजिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी और कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगी। लेकिन आइए शुरुआत काजी इमरान साहब आप ही के साथ करती हूं। खुशी तो होगी, जमहूरियत की जीत होती हुई कश्मीर में नजर आ रही है। लंबी लंबी कतारें, 65% से ऊपर वोट गया है परसेंटेज। ना कोई धमकी, ना बॉयकॉट, ना कोई आतंकी घटना, ना कोई गोली चली, ना कोई दहशत नजर आई। तो ये तो खुशी की बात होगी काजी इमरान साहब आज। देखिए, बहुत अच्छी बात है। इसकी मुबारकबाद के हकदार पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। आप देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। हमने तब भी यहाँ पे जमहूरियत को जिंदा रखा जब 90s के दशक में आप देखेंगे कि लोग घरों से निकलने से डरते थे, बाहर दहशत का माहौल था, लेकिन तब भी हमने इस झंडे को यहाँ पे झुकने नहीं दिया। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि लोग जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं और इतने बड़े टर्नआउट से लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी रही बात, ये जो हमारा टर्नआउट हो रहा है, ये एक लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है इसमें कि जो पिछले 10 साल में गलत फैसले हुए जम्मू कश्मीर के साथ, जो नाइंसाफियां हुई, जो यहाँ के लोगों को पूछे बगैर इस रियासत के साथ किया गया, यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों के बगैर दिल्ली में बैठ के फैसले लिए गए। आज आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास अपना कोई भी हक नहीं है। आपका बजट दिल्ली पार्लियामेंट में बनता है, आपका कोई भी नहीं, तो इसीलिए तो आप लोग चाह रहे थे कि चुनाव हो, इसीलिए तो आप लोग चाह रहे थे कि चुनाव होनी चाहिए, यहाँ के लोगों की अपनी सरकार होनी चाहिए, है ना? इसीलिए तो चाह रहे थे, तो वो चुनाव हो गए, तो वो चुनाव हो गए। लोगों ने उसका जवाब आपको और बाकी काजी इमरान, कौन सा अधिकार नहीं है वहां के लोगों के पास? वहां पे लोगों के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते क्या? स्कूल बंद होते हैं क्या? स्कूल के बाहर गोलीबारी होती है क्या? बम बरसाए जाते हैं क्या? बच्चे बाहर निकलने से डरते हैं क्या? दहशतगर्द आ जाएंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा है क्या वहां के बच्चों के साथ? क्या छिन गया उनसे काजी इमरान? स्कूल देखिए, यहाँ के लैंड राइट्स, यहाँ के जॉब राइट्स, यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट, ये हमें हिंदुस्तान के आईन ने दिया था, ये हमें किसी बाहर के आईन ने नहीं दिया था। और अपने आईन ने हमसे ये हमारे हक छीन लिए। ये कोई जबरदस्ती के कानून नहीं थे। हाँ, अभी मतलब जो सिर्फ आपका होना चाहिए वो सिर्फ आपका क्यों नहीं रहा? तकलीफ इस बात से है ना आपको? जो सिर्फ आपका होना चाहिए वो सिर्फ आपका क्यों नहीं रहा, इस बात से तकलीफ है ना आपको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो आप देखेंगे कि ये जो एक्सेशन हुआ था, ये इन्हीं कंडीशंस पे हुआ था। ठीक है, इसमें तो आपको सवाल नहीं उठाने चाहिए कि जो हमारा है वो हमारा रहना चाहिए। ये तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तो मानते हैं ना? यहाँ आप मानते हैं जो बताइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या मानता है वो बताइए। आप मानते हैं ना? नेशनल कॉन्फ्रेंस बताइए क्या मानता है? आप इसी आईन के तहत इस वक्त आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना? इसी आईन के तहत आप पूछ रहे हैं। नहीं, आप बताइए ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोचता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल खोलकर बात करनी चाहिए, क्या दिक्कत है बताइए? बिल्कुल कर रहे हैं हम कब पीछे रहे? हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर में दिया है कि हम स्टेट के लिए लड़ेंगे, हम फिर 370 के लिए लड़ेंगे, हम फिर बाकी देश के बाकी राज्यों के लोग आपके अपने हैं ही नहीं वैसे भी, क्यों? क्या बोल रहे हैं? बाकी देश के राज्यों के लोग तो आपके अपने हैं ही नहीं। सब हमारे हैं, सब आपके अपने हैं, उनकी बात करते हैं आप तो सेक्लूडेड राइट्स की बात करते हैं। आप उन अधिकारों की बात करते हैं जो सिर्फ आपके होने चाहिए, वो किसी के नहीं होने चाहिए। जो सिर्फ आपका है वो आपका है, वो किसी का नहीं होना चाहिए। हम अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने लोग में मतलब मसलन आपके वही लोग जिनके साथ आपकी सियासत चलती है काजी इमरान।
ठीक है, सोहित जी भी हमारे साथ है, दीपक झा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। रुकिएगा सब, काजी साहब आती हूँ, काजी साहब मिलेगा समय, काजी साहब मिलेगा समय, रुकिए जरा, रुकिए साहब, कुछ काउंटर्स ले लिए मैंने आपसे, बाकी मेहमान भी है उनके पास भी जाने दीजिए। शाजिया आपके पास आती हूँ जरा, क्योंकि आपने एक लंबा समय जम्मू कश्मीर में बिताया है और तीनों फेजेस के बाद आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा है। आज जिस तरीके से एक खुशनुमा माहौल नजर आया, शांत माहौल नजर आया, न सिर्फ आज बल्कि तीनों फेजेस में नजर आया, जाहिर बात है कि ये तो सवाल उठेगा ही कि शांतिपूर्ण मतदान का श्रेय किसे दिया जाए, और खास तौर से वहां की जनता, चुनाव आयोग, जिस तरीके से चुनाव कंडक्ट हुए, बढ़ चढ़कर लोगों ने जमहूरियत में अपनी हिस्सेदारी निभाई। आप ग्राउंड पर रही शाजिया, वहां लोगों का मन किस तरीके से बदला? जी, जो आप कह रही हैं वो बात का इनको भी अंदाजा है, ये मानेंगे नहीं लेकिन इनका दिल गवाह है और ये जानते हैं कि किसने किसकी वजह से और क्या कुछ हुआ है और कितना बड़ा बदलाव है। ये तब्दीली ऐसी है कि बयान नहीं की जा सकती, महसूस की जा सकती है, और जो भी बाशिंदा है वहां इस बात को कहता है। तो ये एक ऐसा एहसास है जिसका आभास पहले नहीं हुआ था। और आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने करीब 20 दिन बिताए वहां पे और अलग अलग जगह में गई, और अगर वो लोग भाजपा की तारीफ ना करें, कुछ भी कहें, लेकिन कह रहे थे हम लोग इतने खुश हैं, एलजी साहब ने जो किया वो बेहतर है और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता था हमारे लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जान है तो जहान है। मतलब माँ बाप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूलों में बच्चों को भेज पा रहे हैं, हमें किसी बात का खतरा नहीं है कि बच्चे लौटेंगे कि नहीं। लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑफिस जा रहे हैं और आ रहे हैं, और वो कैलेंडर देखिए, पहले वक्त में क्या होता था कि हड़तालें होती थी, स्ट्राइक्स होती थी, कैलेंडर निकाला जाता था, एक दहशत और दहशत का माहौल था। और आप खुद जाके देख लीजिए, मेरी बात पर यकीन ना कीजिए, मेरे जो भाई यहाँ बैठे हैं मुख्तलिफ पार्टीज के, अंदर अंदर वो भी जानते हैं जो मैं कह रही हूँ वो सच है, वो भी महसूस करते हैं। मुझे बार बार बिल्कुल दबे स्वर में इन्हीं लोग के साथियों के जो प्रवक्ता हैं और मेंबर्स हैं उन्होंने बताया भी, देखिए कि शाजिया बाजी इससे इनकार नहीं, दीदी बोलते हैं वहां पे, बाजी आपा नहीं बोलते हमारे कश्मीरी भाई। तो कहते हैं शाजिया दीदी देखिए आप, हम लोग कह नहीं पाएंगे लेकिन वाकई में बहुत फर्क हुआ है। तो मैं आपको आंकड़े दे सकती हूँ, मैं आपसे कह सकती हूँ, देखिए जीडीपी जो था 1.17 लाख करोड़ अब हो गया 2.45 लाख करोड़ 8 सालों में। मैं आपको बता देती हूँ कितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, एम्स 2 बने हैं, आईटी बना है, आईएम बना है। लेकिन इन सब से बढ़कर वो जो तस्वीरें आप देख रही है ना, बिना खौफ के कतार लगाए हुए जमहूरियत का जश्न मनाते हुए लोग, बिना किसी डर के खुले आसमान के नीचे इत्मीनान की सांस लेते हुए आराम से जो वोट कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी उपलब्धि और कामयाबी। लेकिन आप जिस उपलब्धि का जिक्र कर रही हैं, इसी उपलब्धि पे कटाक्ष वाली हंसी न सिर्फ दीपक झा के चेहरे पर है, ना सोहित जी के चेहरे पर है, दोनों के चेहरे पर वो कटाक्ष वाली हंसी नजर आती है। दीपक झा, आपको भी अच्छा लगता होगा, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, बम्पर वोटिंग हो रही है, कोई दहशतगर्दी नहीं, कोई गोली नहीं चल रही, कोई आतंकी घटना नहीं, कोई बॉयकॉट की बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना लोकतंत्र के लिए। इसी लोकतंत्र की तो बात आप लोग भी करते हैं, कांग्रेस की पार्टी, लोकतंत्र बचा रहे। पूर्णिमा जी, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आज आपको अचानक से लोकतंत्र की हमदर्दी कैसे आ गई? लोकतंत्र तो 1947 जब देश आजाद हुआ था ना, देश का संविधान लागू हुआ था, तब से लोकतंत्र चला रहा है। लोकतंत्र खतरे में क्यों आ गया? क्योंकि भाजपा सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, कश्मीर को बंधक बना लिया, तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो आज आप लोकतंत्र की दुहाई देने आ गई कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र अच्छे से चल रहा है, चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, ये क्या तरीका है आपका? इस तरीके से सवाल पत्रकारों से नहीं होना चाहिए। आप तरीका तय करेंगे और आप बताएंगे कि मुझे लोकतंत्र की चिंता आज से हुई है, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे दीपक झा। एक तो आप लोग ना इस तरीके के बयान देकर अननेसेसरी डिबेट को पहले डिरेल करते हैं, 5 मिनट इसमें जाया कराते हैं, फिर आपको मजा आता है कि देखिए हमें ज्यादा बोलना ही नहीं पड़ा। सबसे बेस्ट है कि बोलना ही नहीं पड़े। दीपक झा, लोकतंत्र को लेकर पूर्णिमा मिश्रा की चिंता कितनी है? कश्मीर में उसने बदले हुए हालात कैसे देखे? कश्मीर में जनता के चेहरे पर जो आज सेल्फी पोस्ट करा रहे हैं वोटिंग करने के बाद, महिलाएं सेल्फियां खिंचवा रही हैं पिंक बूथ पर खड़े होके, यह है बदला हुआ कश्मीर और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कम से कम दिल पर पत्थर रखकर ही सही थोड़ी तो तारीफ कर दीजिए दीपक झा। पूर्णिमा जी, अब आपका लेक्चर हो गया हो तो मैं बोल नहीं, आपका लेक्चर पहले शुरू हुआ, सीधे सीधे डिबेट पर बात करिए, ना लेक्चर सुनूंगी ना सुनाऊंगी।
नहीं सुनना तो पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? आपकी पार्टी की हूँ क्या मैं? सुनना... आपकी पार्टी की हूँ जो मुझे सुनना पड़ेगा? अपनी पार्टी के मेंबरात को सुनाइए, मुझे मत सुनाइए। जम्मू कश्मीर पर बात करिए, जम्मू कश्मीर पर बात करिए दीपक झा। और जरा थोड़ा सा ना अपना ट्रैक बदलिए ट्रैक, इट्स हाई टाइम, ट्रैक बदलिए दीपक झा, ट्रैक बदलिए। चलिए जम्मू कश्मीर पर बात करिए। सुनिए, आपका जो ट्रैक है आप उसी ट्रैक जम्मू कश्मीर पर बात करिए दीपक झा, समय मत जाया करिए, मेरे पास लिमिटेड टाइम रहता है, बोलिए। भाई हमारे पास भी टाइम कम है, हम भी जी बिल्कुल, इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया, तय समय में अपनी बात रखिए। तो बीच में बोलेंगे ऐसे उम्मीद नहीं आपसे, ज्ञान मत दीजिए, फिर सीधे बात करिए। सुनिए, जिस लोकतंत्र की दुहाई आज आप दे रही है ना, लोकतंत्र हमने जब देश आजाद हुआ तब से लोकतंत्र चला रहा है। अचानक से जब भाजपा सरकार आई तो लोकतंत्र खतरे में हो गया। आप ये सवाल क्यों नहीं करते कि जम्मू कश्मीर को पिछले 5 सालों से बंधक क्यों बना के रखा था? सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला तब आप जाके वहां पे चुनाव कराते हैं। पूर्णिमा जी, आपके चैनल ने ही आज खबरें दिखा रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था कि श्रीनगर में ऐसे पोलिंग बूथ है जहां सिर्फ 4-4 वोट पड़े हैं। आपके चैनलों ने ही दिखाया है कि जहां पे वोट एक भी नहीं पड़े। अरे तो जहां जितना पड़ेगा ना उतना ही दिखाएगा ना दीपक जी, कि फेक वोटिंग दिखा दे। कैसी बातें करते हैं सर आप? मतलब बी अ लिटिल सेंसिबल दीपक जी। बता रहा हूँ, फिर आप सुनिए, आपका टीवी पर आते ही रूप बदल जाता है। वैसे आप बहुत मैच्योर साउंड करते हैं जब बात करते हैं। तो बोलने दीजिए ना, मैच्योर है या नहीं है आप तय नहीं करेंगी पूर्णिमा जी। तो आप भी बेवजह की बात मत करिए ना दीपक जी। अपनी सोच नहीं, अपनी देश की सोच, अपनी पार्टी की सोच बता रहा हूँ, तो आप मेरी मैच्योरिटी तय मत करिए। ठीक है, आप पार्टी की सोच चलिए रखिए। ठीक है, आप पार्टी की सोच रखिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, रखिए पार्टी की सोच। बात यह है कि आज कश्मीर में चुनाव है, पूरे देश में चुनाव होते आ रहे हैं। चुनाव होना अच्छी बात है, हम यही चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से तानाशाह भाजपा ने, हम तो कहते हैं 1990 में और 1985 में एक भिखारी था, एक फकीर था, वो अमेरिका के 27 स्टेट्स घूम के आता था। ऐसे इस देश की जीडीपी थी, ऐसे इस देश की अर्थव्यवस्था थी कि भारत से भिखारी भी जाके अमेरिका में घूम के आते थे। आज भिखारियों को तो छोड़िए, लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि वो भिखारी हमारा प्रधान सेवक बन चुका है। जो अपने आप को फकीर कहता था वो आज हमारा प्रधान सेवक बन चुका है। और प्रधान सेवक अपने मित्रों की जोड़ी बढ़ रहा है। जो मित्रों की कंपनी की हैसियत 200, 500, 1000 करोड़ की होती थी, आज 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख करोड़ हो गई है। जीडीपी वहां से बढ़ रहा है, क्योंकि मार्केट, शेयर मार्केट का गुब्बारा इन्होंने फुला दिया। बाकी सच्चाई में आप देखेंगे चलिए, सब आप ले आए, शेयर मार्केट ले आए, आप जीडीपी, ठीक है, सब कुछ ले आए। ठीक है, सोई जी आपके पास आने से पहले एक बार शाजिया काउंटर रखना चाह रही है, फिर उसके बाद सोई जी आपके पास आती हूँ, काजी जी फिर आती हूँ आपके पास। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी 3000 दिन लोगों की जिंदगी के, मतलब मैं 2 नस्लों की अगर बात कर लूं तो सोचिए 8 साल जो थे बाकायदा दहशतगर्दी में, वहशत के माहौल में, ऐसे एक मिलिटेंसी के दौर में और अलगाववादी सोच के चलते वो दिन गायब हो गए। आप सोचिए 8 साल किसी एक इंसान की जिंदगी के क्या होते हैं। आपको याद होगा 87 में फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी ने एक अकॉर्ड साइन किया था, और वो अकॉर्ड साइन हुआ और डिस्पॉट शुरू हो गया। और उसके बाद जिस तरह से मिलिटेंसी बढ़ी, जिस तरह से चुनाव बाकायदा रिगिंग हुई, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा बाकायदा चोरी चकारी से चुनाव करे गए, रिगिंग हुई, चीटिंग हुई, उसकी वजह से मिलिटेंसी हुई, उसकी वजह से 50,000 लोगों की मौतें हुई हैं। तो सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, जो मुस्लिम लोग वहां के हैं, मुस्लिम परिवार बाशिंदे हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनकी जिंदगियां कैसे बर्बाद हुई। इन पार्टियों ने उन लोगों का मुस्तकबिल बिगाड़ दिया। और पहली बार ऐसा हुआ है 3000 दिन जो स्ट्राइक में गए हैं, खत्म हो गए थे, उसके बाद अब एक ऐसा वहां पे सूरज निकला है कि वाकई में लोग बाहर जा सकते हैं, रोशनी का एहसास उनको हो रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ जीडीपी और आंकड़ों की सिर्फ अगर मैं वो बात करूंगी तो कई लोग यहाँ भाग जाएंगे, भागते नजर आएंगे, उसको छोड़ के मैं कह रही बुनियादी चीज इलेक्शन, और वो भी नहीं डीडीसी के इलेक्शन, जिला इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन और अर्बन लोकल बॉडी के, ये सारे इलेक्शन आप देखिए क्या शानदार टर्नआउट है। और वही पार्टियों को आप देखिए, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, क्या शिकस्त उनको मिली, वो भी तो वजह रही होगी। कांग्रेस पार्टी जो लगातार इतने सालों से लड़ती आ रही है, वो 2 सीट रही है। ठीक है, अब ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाजपा का, भाजपा की तो अभी शुरुआत हुई है, हमने 19 कैंडिडेट उतारे हैं। ठीक है, लेकिन उन सबसे बढ़कर अगर आप वोटों और इंतखाबात और इलेक्शन से हटकर बात करें तो आप एक कश्मीरी बाशिंदे से, एक औरत से, एक माँ से पूछिए
कि उसके लिए क्या मतलब है इस अमन बहाली का। ठीक है, जल्दी से एक बार, ठीक ठीक क्या है, कीमत है ठीक एक आम है, कश्मीरी जल्दी के से एक दिल बार सोहित जी से, और काजी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सोहित जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सोहित जी कुछ भी कहिए, सबसे बेस्ट बात क्या है? काजी इमरान, फिर इसके बाद आपके पास दीपक, आपका भी काउंटर लेती हूँ। सोहित साहब, सबसे अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तो पंचर हो गया। सबसे अच्छी बात यह है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, और ये मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। जब जब मेरी आपसे चर्चा होती है आप भी इसको लेकर बहुत खुशी जाहिर करते हैं। सोहित शर्मा। बिल्कुल पूर्णिमा जी, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आपको बहुत बहुत मुबारक है इसमें, पूरे भारत की जनता को भी बहुत बहुत मुबारक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मुबारक हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज को जाती है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के लिए केंद्र सरकार को कहा। अगर केंद्र सरकार पे होता तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस नहीं होती। अच्छा। जैसे कि हमारी जहाँ पे कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस को 1.5 साल हो गया। पहली बात, शाजिया मैम जो हमारी बहन की तरह हैं, शाजिया जी, अगर ऐसी बात होती तो पार्लियामेंट की इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी 5 में से 2 सीटों पे इलेक्शंस नहीं लड़ती, और 3 सीटों पे वो स्पोर्ट जिन लोगों पे की उनकी जमानतें जब्त हो गई। पहली बात। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप सुन लीजिए फिर बोलना। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और आप लोग जीते हैं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप लोग तो कितनी बार जीते हैं भाई साहब, सुन लीजिए। हाल से क्या किया आपने? आपकी अपनी आप जीते हैं, लेकिन क्या आपने हालत कर दी? पत्थरबाजी को देखिए, आप पीडीपी से हैं, आपको क्या खुशी नहीं होती कि पत्थरबाजी को जो बढ़ावा आप लोग दिया था, 300-400 रुपए आप देते थे, वो खत्म हो गया है, आपको अच्छा नहीं लगता? मेरी बात सुन लीजिए शाजिया दीदी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, एक बार जरूर। बात ऐसी है, जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत एक बड़ा राज्य है। आप ठीक है जम्मू कश्मीर में आए होंगे, लेकिन जम्मू में ऐसी कोई बात देखने को नहीं मिली जो पत्थरबाजी में आपने कभी सोचा होगा। ना पीर पंचाल में, कश्मीर की बात करें भाई साहब, आप कहाँ कश्मीर में कुछ चंद डिस्ट्रिक्टों में पत्थरबाजी चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात जम्मू कश्मीर में खराब हुए हैं। जम्मू में डांगरी में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पुंछ जिले के एक डांगरी गांव में हिंदू का नरसंहार हुआ, उसी तरह से कठुआ में मिलिटेंट अटैक हो गए। ये इतनी ज्यादा सुरक्षा होने के बावजूद ये मिलिटेंट कहां से आ रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। दूसरी बात, यहाँ से जो ड्रग्स आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर इस समय ड्रग्स का हब बन चुका है। जितने नौजवान है वो सब ड्रग्स के अंदर सम्मिलित हो रहे हैं। सो कहने का मतलब ये है 5 अगस्त 2019 के बाद से हालात ठीक नहीं हुए हैं। 2019 के बाद से 2019 के बाद से सोहित शर्मा, सोहित जी 2019 के बाद से पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं हुई? 2019 के बाद से पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं रही? सोहित जी जरा थोड़ा प्रकाश डालिए इस बात पर। 2019 के बाद से कितनी घटनाएं हुई पत्थरबाजी की? सोहित शर्मा सुन लीजिए बताइए ना साहब, इसीलिए सवाल पूछा है, बताइए। 56 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 56 घटनाएं हुई हैं, जिसमें हमारे कम से कम 56 आदमी जवान शहीद हुए हैं। नहीं, मैं आतंकी घटनाओं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पत्थरबाजी की घटनाओं की बात कर रही हूँ। जिसमें होम मैं पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में अंतर समझती हूँ सोहित शर्मा। सोहित जी, मैं पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं में फर्क समझती हूँ। मेरा सवाल पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर था, आतंकी घटनाओं का डेटा है मेरे पास। पूर्णिमा जी पहले बात सुनिए। आप मुझे ये बताइए क्या जम्मू में पत्थरबाजी होती थी कभी? जम्मू में तो साहब गणेश विसर्जन भी नहीं होता था लाल चौक पर। अब बताइए। अरे जम्मू की बात करो आप, जम्मू में तो गणेश विसर्जन भी नहीं हो पाता था लाल चौक पर। हुआ ना? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैंने कहा लाल चौक पर गणेश विसर्जन हो पाता था क्या? अभिन्न अंग है, इस बात को समझना होगा। अरे आप बार-बार जम्मू कश्मीर आप किसको समझा रहे हैं सोहित जी? नहीं छोड़ रहे हैं। अपने आप को समझाने के लिए 4 बार कहिए तो समझ में आता है। लेकिन आप इस तरह से मैं जो कह रही हूँ, मैंने आपसे क्या कहा सोहित जी, आप उसको सुनना भी जरा शुरू करिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। मैंने कहा कि लाल चौक पर गणेश विसर्जन भी तो हुआ है ना। अरे इसमें क्या, पहले भी तो हुआ करते हैं, इसमें क्या? लाल चौक पर आप कह रहे हैं, लाल चौक के हालात आपको रिमाइंड कराने पड़ेंगे क्या मुझे? ठीक है, जल्दी से काजी इमरान जी का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद एक बार हेडलाइंस के लिए जाके वापस काउंटर्स के लिए आऊंगी। काजी इमरान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए पूर्णिमा जी, जैसे हमारी बहन शाजिया जी ने बोला, इन्होंने 4-5 मिनट लिए, हमने बड़े आराम से सुना, और मुझे उम्मीद है कि ये भी बड़े आराम से सुनेंगे।
इन्होंने स्कूल कॉलेजेस की बात की, हम भी इसी दशक में ये स्कूल कॉलेजेस में गए, हम भी यहीं पढ़े, हमने कभी नहीं देखे स्कूल कॉलेजेस बंद थे। आपने बात की यहाँ पे कि आपने ये नहीं बताया यहाँ पे कि 2019 के बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का क्या रेशो आ गया। आप मुल्क भर में अनएम्प्लॉयमेंट में 18वें नंबर पे थे, आप दूसरे नंबर पे आ गए। आपने लोगों को ये नहीं बताया, आपने ये लोगों को ये नहीं बताया कि आप लिटरेसी रेट में कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए हो। आपने लोगों को ये नहीं बताया कि यहाँ पे आपने 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए। आपने लोगों को ये नहीं बताया कि जिन चीजों के इश्यूज जहाँ पे कभी होते ही नहीं थे, बिजली पानी के, उस पे आज हाहाकार मची हुई है। बाकी नहीं, पत्थरबाजी की बात आप बार बार, हमारे एंकर हैं, बार बार पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं। पत्थरबाजी एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्व होने से इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया और यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ, कम से कम आपने ये तो माना कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन माना। और कम से कम जो पत्थरबाजी करते थे, एक सेकंड काजी इमरान एक सेकंड, कम से कम अब जो पत्थरबाजी करते थे उनको आप भटके हुए युवा तो नहीं कहेंगे फिर, अगर आप इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मानते हैं, मतलब आप इसको अपराध की श्रेणी में रखते हैं, मतलब पत्थरबाजी करने वालों को आप भटका हुआ युवा तो नहीं मानते, मासूम बच्चा तो नहीं मानते होंगे फिर कम से कम। देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ, आप हर चीज को ओवरऑल 99% को लेके आप एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को वो करके आप बाकी सब कुछ वाइप आउट। नहीं, मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या काजी साहब? मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या? मैंने जो कहा वो गलत कहा क्या? मैंने जो कहा वो गलत क्या? अब आपने अगर उसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मान लिया है और आप उसको आतंकवाद से जोड़कर नहीं देखते, आप उसको पाकिस्तान की फंडिंग से जोड़कर नहीं देखते, आप उसको पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे से जोड़कर नहीं देखते, तो फिर तो समस्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की है ना। अगर 370 के हटने के बाद बदली परिस्थितियों को नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं देखती तो वो समस्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। आप तो एक प्रोग्राम ही है, उतना बात कर रहे हैं, आप तो लग ही नहीं रहा, आप एंकर की तरह बात कर रहे हैं। नहीं तो आप किसकी तरह बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह बात कर रहे हो। मुझे ताज्जुब नहीं है, मुझे ताज्जुब नहीं है, क्योंकि आप वो बात करेंगे जो कि आपकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। विपिन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन जी, 1 मिनट बाद मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है, लेकिन एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी। ना कोई आतंकी घटना, ना कोई पत्थरबाजी, ना कोई घटना इस तरीके की, और जमहूरियत का जो मुजाहरा देखने को मिला है जम्मू कश्मीर में 3 फेज की वोटिंग समाप्त होने के साथ, वो वाकई में काबिले तारीफ नजर आया। निस्संदेह कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की हम बात करा करते थे इतने वर्षों से, और यहां पर बड़े जिम्मेदारी से मैं बोलूंगा एक नई सुबह का आगाज हुआ है। ये एक तरफ बार बार नेता जो हैं वो बोलते थे कि कब लोकतांत्रिक तरीका, फिर वही इलेक्शंस होंगे, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो यहां पर जब ये चुनाव की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो गई है, मुझे लगता है एक मंच पे खड़ा होना चाहिए, एक स्वर में स्वर मिलाना चाहिए सारे नेताओं को, और ये भूलना नहीं चाहिए वो भी दौर धरती के स्वर्ग ने देखा था जब अपनी ही फौज को वहां का युवा दुश्मन समझ बैठा था, पत्थरबाज बन गया था। तो क्या ये एक नई नींव नहीं रखी गई जब 370 और 35A की धारा को हटाया गया? मैं फौजी परिवार से आता हूं और बड़ा गर्व महसूस करता हूं अपनी फौज पर, और यहां पर ये भूलना नहीं चाहिए ये देश सबका है। और हम लोग अमूमन बोलते हैं कि धरती का स्वर्ग कश्मीर कहलाता है। मैं तो 2 कदम और आगे जाऊंगा, बोलूंगा कि जो यूरोप का कश्मीर है वो स्विट्जरलैंड है। हम लोग तुलना करें कि कश्मीर की, हम लोग बोलते हैं कि बाहर जाएंगे, बाहर के मुल्क जाएंगे, स्विट्जरलैंड घूमेंगे, यहां पर तो हमारे खुद के मुल्क में जन्नत है, तो यहां पर बशर्ते कि हम लोग एक अच्छा माहौल बनाए। ठीक है, आज उसी की एक तस्वीर नजर आई है। देखो बात ऐसी है, मैं बार बार मिश्रा साहब भी शर्मा साहब भी बात रख रहे थे। देखो जम्मू कश्मीर अपने आप में बहुत बड़ी स्टेट है, इस बात को हमें समझना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात जम्मू कश्मीर में बनाए हैं, जिस तरह से पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम किया है, इस बात को भी समझना चाहिए। जिस तरह से आप 370 की बात कर रहे हैं, यही 371 आपको हिमाचल में मिलेगा, यही 371 आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा, यही 371 आपको गुजरात के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहां पे मिलेगा, महाराष्ट्र के 2 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे मिलेगा। लेकिन बार बार 370 के नाम पर पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को बदनाम करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि कश्मीर में कुछ हालात खराब हैं, हम उसको लेकिन उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से हालात को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बार बार
टारगेट करना जम्मू कश्मीर को, ये अच्छी बात नहीं है। खासकर मैं पूर्णिमा जी आपसे भी बात रखना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जिसमें सब भाईचारा से रहते हैं। कभी भी आपको यहाँ पे राइट्स सुनने को नहीं मिले होंगे। सिर्फ 90 के दशक में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो बहुत दुखद घटना थी, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन उसके बाद 2002-3 में जिस तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने जो कश्मीरी पंडितों के लिए किया, जिस तरह से पीएमओ पैकेज के तहत कश्मीरी पंडित को वहां पे नौकरियां दी गई, जिस तरह से कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में लाया गया, और जिस तरह से फ्लैट्स बनाए गए, और जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के लिए काम किया गया, इस बात को समझना चाहिए। हमारी सिर्फ एक ही पॉलिसी है, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बने बोली से, शांतिपूर्वक ढंग से किसी चीज का हल निकलना चाहिए। इस चीज पे हमें सोचना चाहिए। जो बातें अभी सुनिए क्या बात सुनिए हमने। पीडीपी कह रही है शांतिपूर्वक तरीके से, वो पार्टी जो लगातार जमात इस्लामी को पर बैन पर हटाना चाह रही है, वो पार्टी जो लगातार कह रही है, बल्कि इल्तिजा जी तो ये भी कह रही हैं कि नसरुल्लाह जी के साथ क्या, और इस बात को वो इस्तेमाल कर रही है। इस्राइल और हिजबुल्लाह के बीच की जो लड़ाई चल रही है उसमें नसरुल्लाह जी जिनको मारा गया है, उनके जो भी व्यूज हों, जाहिर है सबके अलग अलग व्यूज होते हैं और वो व्यूज जायज हैं सबके, क्योंकि हम सब लोग की अपनी अपनी राय है इस मामले को लेकर। तो मैं उनकी राय पर नहीं, लेकिन उसको इस्तेमाल करना धार्मिक उन्माद के लिए इस संवेदनशील मौके पर, जबकि इलेक्शन हो रहे हैं, ये जानते हुए कि जब वो उकसाएंगे वहां युवकों को, उनको तो कुछ नहीं होगा। वो तो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज विदेश में पता नहीं कहां से पढ़कर आई हैं, या उमर अब्दुल्ला को या राहुल गांधी को। जो मरेगा या पत्थरबाज होगा या पत्थरबाजी का शिकार होगा, तो वो तो गरीब बच्चा ही होगा। तो बड़ा आसान है कह देना, बड़ी बड़ी बातें करना, और अपने इस तरह के ओपिनियंस जो भड़काऊ होते हैं सबके सामने कहना। लेकिन इसमें मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है शाजिया, इसमें मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप ये कहती है कि नसरल्ला से प्यार दिखाने का महबूबा मुफ्ती को ज्यादा फायदा मिलेगा, तो बशीर भी तो शहीद हुए ना। फिर बशीर की शहादत पर पीडीपी का कोई भी नेता क्यों नहीं पहुंचा? महबूबा मुफ्ती ने सॉलिडारिटी नहीं जाहिर की? नहीं, एक सेकंड सोहित जी, एक सेकंड सोहित जी क्यों नहीं क्यों नहीं पहुंचे होंगे? कश्मीर के पुलिस नहीं, लेकिन इस तरीके का हुजूम नहीं उमड़ा ना नसरल्ला के लिए। हुजूम जिस तरीके का उमड़ा बशीर साहब के लिए नहीं उमड़ा है ना सोहित जी, मुझे वो देखकर तकलीफ होती है। बोलिएगा शाजिया। अरे किसी समुदाय के साथ जुड़ा, अब इसमें क्या स्टेटमेंट दे? अब किसी समुदाय के साथ कोई इंसान जुड़ा, समुदाय छोड़ दीजिए साहब, इंसान की बात कर लेते हैं ना। जो देश के लिए लड़ रहा है उसकी बात कर लेते हैं ना, जो देश के लिए शहादत दे रहा है उसकी बात करते हैं ना। जब कोई मरता है जम्मू कश्मीर पुलिस का, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कितने मुसलमानों ने सफर किया है, और राजनाथ जी ने कहा है कि सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज 85% मुस्लिम्स की हुई है। तब मुसलमान होना याद नहीं आता है। जब नसरुल्लाह की डेथ होती है तब नसरुल्लाह जी की बड़ी याद आती है उनको। लेकिन अपने देश में अपने भाई बहन जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो लोग हैं, जो डीएसपी मारा गया था मस्जिद के अंदर, तब कुछ नहीं कहा जाता है। तब इनके जो है ना पूरी आपको क्या पता क्या नहीं, आप दिल्ली में बैठकर बात करते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में आए तो आपको पता चले ना किस किसके घर में हम लोग जाते रहे हैं, किस तरह से आप बशीर अहमद की शहादत को आप लोग जम्मू कश्मीर में बैठकर महसूस नहीं कर पाए, कोई दिल्ली में बैठकर महसूस करता है तो आपको बड़ी तकलीफ होती है साहब। आपको बड़ी तकलीफ होती है कि वो कैसे महसूस एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं टीवी पर, जो जानते हैं असलियत, इनके लीडर्स भी जानते हैं। पूरा मालूम है, आप दिल्ली में बैठ के ठीक है। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी, मुझे कांग्रेस सोहित जी आती हूँ जरा, कांग्रेस प्रवक्ता के पास भी जाने दीजिए। दीपक जी एक बार कंफर्म करेंगे, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है दीपक जी प्लीज अपना काउंटर रखें। आती हूँ फिर काजी इमरान और विपिन जी आपके पास। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात है कि भाजपा कौन सी पार्टी है? भाजपा आतंकवादियों की जननी है। पूछिएगा कैसे? भाजपा देश की पहली पार्टी है जिसने पाकिस्तान से आईएसआई को बुला के यहाँ पे पूरी पठानकोट पुलवामा का निरीक्षण करवाया और उनको कहा आइए देखिए क्या हुआ। देश में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के लोगों को आने की इजाजत दिया। भाजपा वो पार्टी है जो कंधार में ले जाके आतंकवादियों को छोड़ती है। भाजपा वो पार्टी है जो पीडीपी के साथ अपना रिश्ता बनाती है और देश में
जनता के साथ धोखा करती है, कश्मीरियों के साथ धोखा करती है, देश में हिंदुस्तानियों के साथ धोखा करती है। तो पीडीपी और भाजपा दोनों एक है। आज दोनों एक दूसरे को बैठ के यहाँ पे देखिए कितनी शानदार तरीके से एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। पूछ लीजिए अभी उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी चले जाएंगे, लेकिन देश को यहाँ पे बताएंगे नहीं। बात यह है कि देश में विकास हुआ कि नहीं, देश में महंगाई चरम पे पहुंच गई। नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि महंगाई की मार, महिलाओं पे अत्याचार, ये सब तो अब मुद्दे ही नहीं बचे। अब तो प्रवक्ता भाजपा के लिए तो यहाँ पे है कि शांति, अरे भैया कितनी शांति, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं आए दिन वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, लोग मारे जा रहे हैं, लोगों को अपने घरों में नजर बंद कर, कितनी सेना की बटालियन आपने कश्मीर में लगा रखी है। सेना को बताइए शाजिया, इनकी सरकार केंद्र में इतने वक्त तक रही, इनकी सरकार केंद्र में इतने वक्त तक रही, ये 10 साल की बात करते हैं लिमिटेड पीरियड की, जब आपकी सरकार। लोगों की बातों को संजीदगी से लेना नहीं चाहिए। जी, अगर आपका सवाल ये होता, आप मेरा सवाल मत फ्रेम करिए ना दीपक जी, मेरा सवाल मत फ्रेम करिए, मेरा सवाल आप मत फ्रेम करिए, क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ कि एक लंबे वक्त तक सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही। आज कश्मीर को लेकर आप लोग जितना रोते हैं, कश्मीर की स्थिति कैसी बद से बदतर हुई, सिर्फ 10 साल की बात करेंगे क्या? पूर्णिमा जी, आपका रोना मुझे नहीं समझ में आता कि आप क्यों रो रही हैं। आपका चैनल आप मत बताइए ना मुझे दीपक जी, आप रोना बंद करिए। अरे शाजिया आप जी, हंसिए ना, आप खुशी अरे आप रो लीजिए ना, फिर 370 के लिए आप रोइए, 370 वापस लाएंगे, बोलिए। नहीं, आप अपने तरीके को सही करिए। 370 आप वापस लेकर आएंगे, फिर बोलिए ना। साथ में खड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में 370 की वापसी मेंशन नहीं करते आप लोग। सुन लीजिए, शाजिया का जवाब लीजिए दीपक, शाजिया का जवाब लीजिए, शाजिया बोलिए। 370 हमारे लिए मुद्दा नहीं है, 370 आपके लिए मुद्दा है। आपके लिए स्टेटहुड मुद्दा है ना, जो ऑलरेडी केंद्र की सरकार कह चुकी है कि वापस देगी। आपके लिए स्टेटहुड मुद्दा है ना, राहुल गांधी ने उसको खूब बुनाया कि स्टेटहुड हम दिलाएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे हम दिलाएंगे, हम दिलाएंगे। अरे आपको देने की जरूरत ही नहीं है। आप ये बताइए, आप क्या बता रहे हैं, जो पहली बार बता रहे हैं आप स्टेटहुड वापस मिलेगा जम्मू कश्मीर को। तो सुनिए पूर्णिमा जी, आप ही बता दीजिए ना कि देश में पहली बार हुआ किसी राज्य। सुनिए दीपक जी, जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, क्यों बना गया उसको पूर्ण दीपक झा, शांत हो जाइए। आपसे जब मैं लॉजिकल बात करूंगी आप उस पर जवाब नहीं देंगे। दीपक झा, जो जिनको ना तो बेचारों को कुछ पता है, बोलिए ना कोई जानकारी है, बोलने के लिए बोल रहे हैं। पाकिस्तान प्रेम सब पूरा देश जानता है, बिरयानी खाने आपका पार्टी का नेता जाता है, पाकिस्तान आप जाता है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को गाली आपके नेता देते हैं, यहाँ पे आपके नेता गाली देते हैं, कहते हैं 20% और 80% आपके नेता बोलते हैं, कपड़ों के रंग देख के आपके नेता बयान देते हैं। सलमान खुर्शीद किसके नेता है दीपक झा? दीपक झा, सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता है क्या? सलमान खुर्शीद बीजेपी के नेता है क्या? शिंदे साहब किसके नेता है जिनको लाल चौक पर जाने से डर लगता था? शिंदे साहब किसके नेता थे? किसके नेता जिनको लाल चौक पर जाने से डर लगता था? पूर्णिमा मिश्रा, होम मिनिस्टर रहते हुए बताइए किसको डर लगता था? नरेंद्र मोदी जी देश के अरे किसको? फिर अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप उसका जवाब नहीं देंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं अपना रोना बंद करूं जबकि रो आप रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछी हूं, सीधा जवाब दीजिए। सलमान खुर्शीद किसके नेता है? अब जवाब सलमान खुर्शीद किसके नेता है? सुनिए, हाँ, अब आपको नहीं पता है तो मैं हर नाम को आप रिप्लेस कर दीजिए नरेंद्र मोदी के साथ। सलमान खुर्शीद, कान खोलिए, सुनिए, सलमान खुर्शीद किसके नेता हैं? बोलने नहीं देंगे यार, कैसी बातें कर रही है, बोलने दीजिए आप। यहाँ पे आप ये बताइए 20% और 80% कौन बोलता है? कपड़ों का रंग देख के कौन बताता है? सलमान खुर्शीद किसके नेता है? नहीं बताना, मत बताइए। विपिन जी आपकी एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर उसके बाद शाजिया का काउंटर लूंगी। विपिन जी, आप सब सीधे सवाल पूछे तो इनको जवाब नहीं देना है, फिर उसके बाद सामने वाले पर इनको आरोप लगाने। मैं एक बात बोलूंगा, एक मिनट जाजी, एक मिनट। पहलगाम, एक मिनट बोलिए, आप बोलिए, बोलिए आप बोलिए। पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, शंकराचार्य, निषाद गार्डन, शालीमार गार्डन, यहां पर तो यहां जाना चाहिए, बातें वहां होनी चाहिए। लेकिन इतने वर्षों से अगर वंचित रखा गया हिंदुस्तानियों को कि धरती के स्वर्ग पे हम लोग नहीं जा पाए, तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडितों के लिए, आपको वहां बाहर वालों के लिए तो दर्द आपका झलकता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए कौन रोया? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले रोए, पीडीपी वाले रोए, कांग्रेस वाले रोए। यहां पर तो इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए, मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाइए। और ये भूलना नहीं चाहिए, अनंतनाग, शोपियान की बात करें, कथुआ की बात करें, रियासी की बात करें, जितने ये इलाके वो सुर्खियों में गलत कारणों के लिए आए कि जब वहां पर कुछ हादसे हुए
तो यहां पर यह बात है कि टॉक्स एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, कि यहां पर हम बोले वार्ता संवाद की प्रक्रिया, यहां पर दुश्मन नंबर 2 पाकिस्तान है, दुश्मन नंबर 1 चीन है। यहां पर हमें अपना फौज का भी समर्थन करना है और सबसे बड़ी बात है एक मंच पे होना चाहिए। नई सुबह का आगाज हुआ है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छे तरीके से हुई है, चुनावों की प्रक्रिया, उसका स्वागत होना चाहिए। बोलिए दीपक जी, जल्दी से काउंटर रखेंगे, फिर काजी इमरान शाह जी आपके पास आती हूं। पूर्णिमा मिश्रा जी जो निष्पक्ष पत्रकार महोदय अरे थे ना, बहुत दीपक अच्छे जी थे। बंद करिए, एक ही टेप रिकॉर्डर बजाना बंद करिए। एक सेकंड विपिन जी, एक सेकंड, एक तो ना मैं एक ही टेप रिकॉर्डर आपको नहीं सुना सकती दीपक झा, एक ही टेप रिकॉर्डर नहीं सुना सकती आपको मैं, एक ही टेप रिकॉर्डर आपको नहीं सुना सकती, ना मैं टेप रिकॉर्डर हूँ, ना मैं टेप रिकॉर्डर हूँ। हम भाजपा की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप भाजपा वाले बोलते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए, निष्पक्ष नहीं है, आपसे ज्ञान नहीं लेना। मैं बीच में नहीं बोलता, चाहूंगा अपने नंबर पे बोलिए। मैंने कहा जो निष्पक्ष पत्रकार महोदय थे, कांग्रेस, पीडीपी और सारे लोगों को इन्होंने एक लपेट दिया, लेकिन इनको नहीं पता है पत्रकार महोदय को किसका छलका था, सबको पता है, विपिन जी सबको पता है, सबको पता है, में शरणार्थी बने हुए सबको पता है। सरकार कश्मीरी पंडित भाई बहन, काला कपड़ा डाल देने से सब कुछ छिप थोड़े ही जाएगा, सबको पता है क्या था और क्या नहीं था। बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा, आप बीच में बोल रहे पत्रकार महोदय बीच में बोलेंगे, इससे मेरी आवाज नहीं दबा सकते। जिस दिन कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था उस दिन भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भाजपा सत्ता में सहभागी थी। कश्मीरी पंडितों के लिए नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में, ठीक है, इसका जवाब मैं शाजिया आपसे लेने से पहले एक बार काजी इमरान के पास जाना चाहूंगी, बहुत देर से उनका काउंटर रुका। क्या करेंगे बता दीजिए, 10 सालों में शाजिया दोनों का काउंटर आप रखिएगा, काजी इमरान भी कुछ कहना चाह रहे। काजी साहब बोलिए। भाई बहुत जी बोलिए। मुझे उम्मीद है यहाँ पे पार्टी के प्रोफेसर बैठे हुए हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, कांग्रेस को। आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है काजी इमरान साहब, हाँ बोलिएगा एक बार। क्या आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हाँ बोलिए। मैंने कहा थोड़ा सा लोगों को अपनी जो भी प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात रख रहा है, कम से कम लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। ऐसे मच्छी मार्केट बनाकर ना तो हमें कुछ समझ आ रहा है ना लोगों को कुछ समझ आ रहा है, बहुत कौन क्या। ठीक है बोलिए। ठीक है, आपका काम है सवाल करना और जवाब ले लीजिए। आप चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरा काम बताया मुझे। ठीक है चलिए, अब आप अपना काम करिए, अब आप अपना काम कर लीजिए, अब आप अपना काम कर लीजिए, ठीक है, अब आप अपना काम करिए काजी इमरान। चलिए ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर मैं आपको सिर्फ आंकड़े दे दूं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हो या मेडिकल सीट्स हो या टूरिज्म हो या एयर ट्रैफिक हो, आंकड़े सुनने ना, मैं सुनाता हूँ आपको आंकड़े, परेशान हो जाएंगे। मैं आपको आंकड़े देता हूँ। आंकड़ों को हटकर, आंकड़ों में यकीन है नहीं, पर इसमें तो यकीन है जो सूरत हाल अभी है, जो आप देख रहे हैं कि टूरिज्म पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है, मतलब कमरे मिलना ही मुश्किल है वहाँ पे, हर बात। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह से रिगिंग से लेकर मिलिट्री के तौर पर जिस तरह से उन सारी ताकतों से हैं, खासतौर से पाकिस्तान के सामने, टेरर आउटफिट्स के सामने, उनके लिए बाकायदा सिफारिशें की हैं, जिस तरह से करप्शन किया है, कश्मीर की बात या देखिए किस तरह से नौकरियों में क्या है, आपको यकीन नहीं आएगा कि किस तरह के ये लोग हैं और कैसे उन्होंने पूरे की पूरी पीढ़ियों का, अपने ही घर के लोगों का, अपने ही कश्मीर के भाई बहनों का कैसे मुस्तकबिल बिल्कुल मरोड़ा है, तोड़ा है, सिर्फ खुदगर्जी के लिए, ताकि वो सत्ता में रहें और जबरदस्त करप्शन राज करें। असली आजादी अगर एक कश्मीरी महसूस करता है तो आज के दौर में उसको आजादी मिली है भ्रष्टाचार से, वो आजादी चाहता है परिवारवाद से, वो आजादी चाहता है पत्थरबाजी से, वो आजादी चाहता है हड़तालबाजी से, वो आजादी चाहता है कैलेंडरबाजी से, वो आजादी चाहता है लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि सबसे बड़ा करप्शन जीना चाहता है, और वो आप देख रहे हैं वो असली आजादी। ठीक है शाजी, एक बार काजी इमरान को भी सुनने एक बार काजी इमरान, 100 करोड़ की बात हो रही थी, यही है अभी देखिए इलेक्ट्रॉन बोर्ड में क्या हालत कर दी आपने, किस तरीके से आपने करप्शन को लीगलाइज कर दिया। तो देखिए उमर अब्दुल्ला सर से टोपी उठा उठा के कह रहे हैं भीख मांग रहे हैं इज्जत की, आपकी हालत क्या हो गई है? औरों की हालत तो छोड़िए, आपकी हालत क्या हो गई भाई साहब? उमर अब्दुल्ला की ये इतने बुरे दिन आ गए, जमहूरियत में लोगों से क्या उनकी हालत हो गई? अपना तो बताइए भाई साहब, लोगों के सामने आप अपना तो बताइए। नहीं है,
ठीक है, एक सेकंड शाजिया आपको रोकूंगी, शाजिया आपको रोकूंगी जरा, शाजिया आपको रोकूंगी। काजी इमरान के लिए, काजी साहब एक सेकंड, काजी इमरान एक सेकंड, काजी इमरान जी के लिए जरा 30 सेकंड्स का एक टाइमर रखेंगे, ठीक है, और उस बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। काजी इमरान जी, काजी इमरान आपके लिए 30 सेकंड्स का टाइमर रख रही हूँ, उस बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो आप कहना चाहते हैं उसको जरा अच्छे से पेश करिए ताकि सब सुन पाए। 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे काजी इमरान के लिए, बोलिएगा सर। देखिए यहाँ पे हमारे आर्मी से भी हमारे प्रवक्ता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पे ग्राउंड पे हैं। भाजपा ने पूरे मुल्क के साथ गद्दारी की है। आपको पता है इन्होंने किन लोगों का साथ दिया यहाँ पे इलेक्शन में? अब थोड़ी देर रिजल्ट आने दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इन्होंने किस आवाज को बुलंद किया यहाँ पे फिर से? ठीक है, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कल तक पीलीभी को पहुंचते थे, फिर इन्होंने पीलीभी के साथ सरकार ठीक है। अगला 30 सेकंड का काउंटर सोहित शर्मा के लिए रखेंगे। पीलीभी आतंकवाद को बढ़ावा देती है। ठीक है, सोहित जी 30 सेकंड आपके लिए। शाजिया जी जिस तरह से बात कर रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा यूटी स्टेट हो गया है, तो मैं शाजिया जी को ये बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार 5 अगस्त 2019 के बाद से बना है। एपटेक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है यूपी बिहार में, वो उसको जम्मू कश्मीर में लाया गया। पेपर स्कैम हुए, एसआई का स्कैम हुआ, फा का स्कैम हुआ, ये पहला भ्रष्टाचार हुआ। फिर उसके बाद भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। वाइन शॉप का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ, रेत बजरी का भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ, बेरोजगारी 18.3 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, 10 सेकंड दीपक जी आपको देती हूँ, 10 सेकंड देती हूँ, जल्दी से और जम्मू कश्मीर में आए। ठीक है, आपको जम्मू कश्मीर के बारे में आपको सोहित जी समय, दीपक जी जल्दी से 10 सेकंड प्लीज, एक क्लोजिंग 10 सेकंड देना है पूर्णिमा जी, तो मत दीजिए 10 सेकंड में कुछ नहीं चलिए, बोल ठीक है, सकता। कोई बात नहीं। शाजिया जी 10 सेकंड आपको 10 सेकंड में क्या बोलेंगे भाई? शाजिया जी 10 सेकंड देती हूँ जी। देखिए, जहां तक बात है वो आप वादी के लोगों से पूछेगा, तो एक सिफारिश बाजी का दौर था कि दोनों पार्टियां अपने अपने लोगों को डालती थी, और ये पूरे, चाहे वो मीर वाइस फारूक हो या पूरे जेके इलेक्ट यासीन मलिक हो या फिर गिलानी हो, और आप देखिएगा कैसे उनके भी लोग लगातार हर एक सरकारी महकमे में थे। ठीक है, और किस तरह से एनआईए ने टांग तोड़ी है पूरा टेरर नेटवर्क जो था, टेरर फंडिंग को, लेकिन और कैसे उनको लेकिन शाजिया उसके बाद भी आतंकी घटनाएं जो हो रही हैं उसको कहीं ना कहीं एक रोकने की जरूरत निश्चित तौर पर है।